आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां धामी कैबिनेट की बैठक जारी है। सीएम धामी बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में मंत्री कार्य मौजूद हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और सुबोध उनियाल भी मौजूद है। बैठक में लग सकती है कई अहम प्रस्तावों पर मुहर। लगभग 3 महीने बाद ये कैबिनेट बैठक हो रही है। तो ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक लगातार चल रही है और इसमें तमाम मंत्री मौजूद हैं। और आपको बता दें, इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। लगभग 3 महीने बाद ये महत्वपूर्ण बैठक जो है वो धामी की अध्यक्षता में हो रही है। इसमें मंत्री गणेश जोशी जो है वो शामिल हुए हैं। इसके साथ साथ अन्य मंत्री भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। और गणेश जोशी, रेखा आर्य के साथ साथ यहाँ पर आपको बता दें कि मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और सुबोध उनियाल भी मौजूद रहे। और हमारे संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरुण, जानकारी चाहेंगे, जो कैबिनेट बैठक चल रही है क्या प्रस्ताव आ सकते हैं और किन पर मुहर लग सकती है आज? जी दिव्या, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक चल रही है और सचिवालय में कैबिनेट बैठक अभी गतिमान है। और इसमें कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, मंत्री रेखा आर्य, धन सिंह रावत, सुबोध उनियाल मौजूद है। और बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर जो है मुहर लग सकती है, क्योंकि 3 महीने के बाद जो है ये बैठक हो रही है। और ऐसे में आचार संहिता जब से लागू मार्च महीने में लागू हुई थी, उसके बाद उससे पहले जो है धामी मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी। तो ऐसे में इस बैठक में जो है नगर निकायों में आरक्षण के लिए जो एक्ट है उसमें भी संशोधन को लेकर इसमें जो है उस पर भी प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। और इसी के साथ साथ वित्त, शिक्षा, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, कृषि व कृषि कल्याण, शहरी विकास, महिला सशक्तिकरण, बाल विकास, तो इन तमाम जो विभागों से संबंधित प्रस्ताव हैं उन पर भी जो है मुहर लग सकती है। और ऐसे में मानसून सीजन भी आने वाला है, तो उसको लेकर भी तमाम जो तैयारियां हैं उसको लेकर प्रस्ताव भी आ सकते हैं, उस पर भी मुहर लगे हैं जो इस बैठक में जो है लिए जा सकते हैं। और अभी बैठक चल रही है, उसके बाद जैसे ही बैठक खत्म होगी तभी जो है स्पष्ट होगा कि आखिर कितने प्रस्तावों पर इसमें मुहर लगी है। हालांकि अभी माना जा रहा है कि करीब 1.5 दर्जन से अधिक जो है प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है, लेकिन किन किन प्रस्तावों पर मुहर लगेगी ये अभी कुछ देर में जो है वो स्पष्ट होगा। अच्छा अरुण, यहाँ पर जब यात्रा शुरू हुई थी और क्योंकि भीषण गर्मी की वजह से वनाग्नि की घटनाएं हुई थी, उसमें मंत्री जो है वो नदारद पाए गए थे, उनकी कार्यशैली पर सवाल उठे थे। क्या इस कैबिनेट बैठक पर उन तमाम मुद्दों को भी लिया जाएगा, उन पर भी विचार विमर्श किया जाएगा? जी दिव्या, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से चारधाम यात्रा शुरू हुई थी और चारधाम यात्रा में शुरुआती दिनों में जो तमाम अव्यवस्थाएं देखने को मिली, जिसको लेकर तमाम आरोप भी लगे, तो उसको लेकर भी जो है चर्चा हो सकती है। और साथ ही साथ आपदा प्रबंधन को लेकर भी किस तरीके की तैयारी है उसको लेकर भी कैबिनेट में चर्चा होगी। और ऐसे मानसून सीजन आ रहा है, इस बार ये भी कहा जा रहा है कि काफी ज्यादा जो है बारिश के आसार इस बार जताए जा रहे हैं। तो ऐसे में उन तैयारियों को मानसून सीजन में चारधाम यात्रा किस तरीके से संचालित हो, तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो इस बैठक में जो है इन पर भी चर्चा जो है वो हो सकती है। जी, बहुत शुक्रिया अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। रुक करेंगे अगली खबर का। प्रदेश की धामी सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और फैसले के तहत अब प्रदेश में जो भी बाहरी व्यक्ति जमीन खरीदने की सोच रहा है उसके लिए उसे अब कई चीज़ों से गुजरना होगा। अब हर बाहरी व्यक्ति का जो प्रदेश में ज़मीन खरीदना चाहता है उसका सत्यापन किया जाएगा। इसके साथ ही उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी देखा जाएगा और वो किस पर्पस के लिए ज़मीन खरीद रहा है ये भी देखा जाएगा। बीजेपी के मीडिया प्रभारी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इस विषय पर काम कर रहे हैं। जिस तरह से प्रदेश में लैंड जिहाद बढ़ रहा है उस पर भी प्रदेश सरकार रोक लगाने की तरफ आगे बढ़ रही है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी पूर्व से ही लगातार उत्तराखंड की किसी भी प्रकार से डेमोग्राफी परिवर्तित न हो और उत्तराखंड में बाहरी राज्यों के जो अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो किसी भी उसमें उत्तराखंड में उनको किसी प्रकार का उनको स्थान न मिले, इसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री द्वारा पहले भी कड़े निर्देश दिए गए थे। और अब भूमि की खरीद फरोख्त के लिए जो भी व्यक्ति उत्तराखंड में भूमि खरीदना चाहेगा उसकी पहले आपराधिक पृष्ठभूमि की पूरी जांच की जाएगी, उसके बाद ही उसको यहाँ पर जमीन मिल पाएगी। निश्चित रूप से उत्तराखंड राज्य की जो आबो हवा है, जो यहाँ शांत प्रिय हमारा राज्य है, इसको बनाए रखने के लिए जो निर्णय आदरणीय मुख्यमंत्री ने लिया निश्चित रूप बहुत सराहनीय है। और आगे
अपराधियों पर भी नकेल इससे कसने वाली है। कि यहाँ पर अब जल्द ही सत्यापन का अभियान जो है बाहरी व्यक्तियों के लिए शुरू कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर काफी संवेदनशील नजर आ रहे हैं इस मामले को लेकर, जहां पर अब धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जो भी बाहरी व्यक्ति इस प्रदेश में आता है और जमीन खरीदता है उसका सत्यापन कराया जाएगा, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी खंगाला जाएगा और ये भी जाना जाएगा कि किस पर्पज से वो उत्तराखंड में ज़मीन खरीद रहा है, यहाँ पर रहने के क्या उद्देश्य उसका है, ये भी जाना जाएगा। ये बड़ा फैसला लिया गया है और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का ये कहना है कि धामी सरकार लगातार संवेदनशील है जो बाहरी व्यक्ति हैं उन्हें लेकर, और जिस तरह से लैंड जिहाद लगातार बढ़ता जा रहा था उस पर किस तरह से लगाम लगाई जा सके, इसी की ओर काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री। और इसी की तरफ ये बड़ा फैसला है जो अब लिया गया है, यानी कि बाहरी व्यक्ति का ज़मीन खरीदना अब कहीं ना कहीं मुश्किल लग रहा है। जहां ज़मीन खरीदने से पहले उस व्यक्ति का सत्यापन होगा, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करा जाएगा कि कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो उसका है, कोई अन्य प्रदेशों में यहाँ पर मुकदमे तो नहीं है। अगर ऐसा है तो उसको भी ध्यान में रखा जाएगा और आखिर ज़मीन खरीदने के पीछे का मंतव्य क्या है, उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, इसे भी परखा जाएगा। और हमारे संवाददाता रोहित विक्रम सिंह इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रोहित, जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार सत्यापन अभियान की बात की जा रही थी, जो बाहरी व्यक्ति है उनका सत्यापन किया जाएगा, जिस तरह से लगातार क्राइम उत्तराखंड में बढ़ रहा है, ऐसे में बड़ा फैसला जो लिया गया है, क्या इस बड़े फैसले में कहा गया है, किस तरीके से जमीन खरीदने पर अब कार्रवाई होगी? दिव्या, अभी करीब 6 महीने पहले भी धामी सरकार के द्वारा इस बाबत जो है कई अहम फैसले लिए गए थे और ये कहा गया था, क्योंकि एक बहुत बड़ा ड्राइव जो है लैंड जिहाद को लेकर धामी सरकार ने चलाया था, जिसमें तमाम ऐसी सरकारी जमीनें हैं, चाहे सिंचाई विभाग की हो, पेयजल निगम की हो, यूपीसीएल की हो, पीडब्ल्यूडी की हो, ऐसी तमाम सरकारी विभागों की भूमि पर अवैध कब्जे जो है राज्य गठन से बहुत पहले से है, 40-40, 50-50 साल से लोगों ने कब्जे किए हुए थे जी। और बहुत सारे ऐसे जगहों पर अवैध मजारे भी लोगों ने बनाई थी, जिन पर सरकार ने कार्रवाई करते हुए इन तमाम अवैध अतिक्रमण को हटाया था। और उस समय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर कहा था कि हमारा ये छोटा सा राज्य है, हम इसे प्रयोगशाला बनने नहीं देंगे और इस प्रकार की गतिविधियों में या फिर क्राइम की गतिविधियों में, अपराध की गतिविधियों में जो संलिप्त लोग हैं और अपने आपराधिक मंसूबों को पूरा करने के लिए जो यहाँ पर जमीनों की खरीद फरोख्त करते हैं, इसको तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। और इसके साथ ही जितने भी रजिस्ट्री से जुड़े हुए मसले हैं या फिर जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं जो जमीन खरीद फरोख्त के कामों को देखते हैं, चाहे वो लैंड एक्विजिशन का मसला हो, इन तमाम अधिकारियों को सरकार ने कहा था कि जो भी व्यक्ति अब उत्तराखंड में आएगा बाहरी राज्य से, उसको उसके दस्तावेजों को चेक किया जाएगा, वो किस राज्य का है और उसका चरित्र कैसा है, वो क्या काम करता है, उत्तराखंड में उसका आने का उद्देश्य क्या है, क्या वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आ रहा है या फिर किस उद्देश्य से आ रहा है, या फिर यहाँ पर व्यापार करने के उद्देश्य से आ रहा है। इन तमाम चीजों को लेकर सरकार ने निर्देश दिए थे। हालांकि ये वेरिफिकेशन ड्राइव थोड़ा स्लो हो गया था क्योंकि चुनाव देश में गतिमान थे। अब सरकार, क्योंकि जो अपराध की वारदात है जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और जमीन से जुड़े हुए अपराध जो है वो लगातार फिर से पनप रहे हैं और इस बात की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई दौर की बैठकें ले चुके हैं और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं बाहरी राज्यों से आने वाले व्यक्तियों पर सत्यापन की कार्रवाई जो है इसको सुनिश्चित की जाए। व्यक्ति किस उद्देश्य से आ रहा है, उसका उत्तराखंड आने का मकसद क्या है, उत्तराखंड वो किस लिए आ रहा है या फिर जिस राज्य से आ रहा है उसका वहाँ पर आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है। इन तमाम चीजों का जो सत्यापन है वो अब अधिकारियों को, कर्मचारियों को करना होगा और उसके बाद ही यहाँ पर कोई जमीन खरीद सकता है। और अब सरकार ने भी ये स्पष्ट कर दिया है कि जो भी व्यक्ति आपराधिक प्रवृत्ति वाले होंगे उनको उत्तराखंड में जमीन इतनी आसानी से अब नहीं मिल सकती। जी रोहित, हमने पिछले दिनों देखा था जो रायपुर क्षेत्र में घटना हुई थी, गोलीकांड हुआ था, उसमें भी ऐसा ही मामला सामने आया जहां जो आरोपी हैं उन पर कई मुकदमे उत्तर प्रदेश में दर्ज हैं लेकिन वो यहाँ पर रह रहे हैं, उनकी काफी जमीन यहाँ पर, प्रॉपर्टी यहाँ पर है। तो क्या ये जो फैसला है वो नए जो लोग आने वाले हैं उनके लिए है या
फिर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यहाँ पर रह भी रहे हैं कई सालों से, उन पर भी ये सत्यापन लागू होगा? और कैसे उनका सत्यापन किया जाएगा, कैसे उन्हें चिन्हित किया जाएगा? जी देखिए दिव्या, राज्य गठन से पहले भी और राज्य गठन के बाद भी अन्य राज्यों से बहुत सारे लोग उत्तराखंड में रह रहे हैं। क्योंकि पहले सन 2000 से पहले ये पूरा उत्तर प्रदेश था। उस समय भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहाड़ी मूल के नहीं हैं, जो मैदानी इलाकों से हैं लेकिन देहरादून में रह रहे हैं। और राज्य गठन के बाद भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उत्तराखंड अन्य राज्यों से आए हैं। तो ऐसे समूचे लोगों का, सभी लोगों का ये जो दस्तावेज है जो अन्य राज्यों से हैं उनके चेक किए जाएंगे। वो किस उद्देश्य से यहाँ रह रहे हैं, उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है। सभी थानों को, सभी चौकियों को इस बाबत जो है निर्देशित कर दिया गया है। एक स्पेशल ड्राइव चलाकर सभी लोग अब आसपास के लोगों से पूछताछ करेंगे, या फिर जो संबंधित चौकी या संबंधित थाने के जो अधिकारी है, पुलिसकर्मी है, उनको स्वतः ही मालूम होता है कौन व्यक्ति आपराधिक प्रवृत्ति का है। तो ऐसे में यदि कोई आपराधिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति होगा, उसने अपनी संपत्ति गलत तरीके से अर्जित करके गलत तरीके से बनाई होगी या फिर अतिक्रमण करके बनाई होगी, तो अब बड़ी सख्त कार्रवाई धामी सरकार करने वाली है। अच्छा, हमने ऐसी कार्रवाइयों में ये भी देखा है रोहित कि जो रसूखदार लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं ऐसी कार्रवाइयों से बच जाते हैं, और जो रडार में आते हैं वो मजदूर वर्ग के होते हैं या जो कामकाज करने के लिए बाहरी प्रदेशों से उत्तराखंड में आते हैं। तो क्या इस बार इस तरीके की कार्रवाई देखने को मिलेगी, या फिर सबके लिए एक समान जो है वो कार्रवाई देखने को मिलेगी कि सत्यापन होगा तो बड़े का भी होगा और जो छोटा वर्ग है उसका भी सत्यापन होगा? देखिए, अमूमन दिव्या ऐसा आता है कि जो व्यक्ति जो अपराध की क्षेत्र से जुड़ा हुआ होता है, बड़ा अपराधी होता है, यदि वो यहाँ पर रह रहा है तो अमूमन उसके जो रिश्ते हैं वो पॉलिटिकल लोगों से, राजनीतिक लोगों से होते हैं, बड़े नेताओं से होते हैं। ऐसे में वो अपने ऊपर कार्रवाई करने से जो है अपना राजनीतिक विक्रम बिछाकर वो कहीं ना कहीं बचता हुआ दिखाई देता है। लेकिन अब जो है सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्य की छवि खराब नहीं होने दी जाएगी, क्योंकि हाल फिलहाल की जो घटनाएं हुई हैं ये कहीं ना कहीं अन्य राज्यों में इसको लेकर गलत मैसेज गया है। और इसी छवि को ठीक करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को प्रेशर दिया है कि चाहे किसी का कितना भी बड़ा कोई रसूखदार क्यों ना हो, अगर वो अपराध की गतिविधियों में संलिप्त है, गलत तरीके से संपत्ति अर्जित की है, गलत तरीके से उसने प्रॉपर्टी यहाँ पर बनाई है, अतिक्रमण करके बनाई है, तो ऐसे तमाम अपराधियों पर त्वरित कार्रवाई की जाए और उनकी लिस्ट तैयार की जाए, और जो लोग उत्तराखंड आ रहे हैं उनसे भी उनका उद्देश्य पूछा जाए। जी, बहुत शुक्रिया रोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। माहरा ने नीट, यूजी और यूजीसी नेट की परीक्षा को लेकर उठे विवाद पर बीजेपी पर युवाओं के हितों से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। साथ ही शैक्षणिक संस्थानों में संघ पृष्ठभूमि के लोगों की नियुक्ति पर भी सवाल उठाए हैं। करण माहरा ने कहा कि आज पूरे देश के युवा एक के बाद एक पेपर लीक होने से परेशान हैं। सभी युवा खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस स्तर पर भी ये धांधली हो रही है उसके खिलाफ कांग्रेस प्रदेश स्तर पर बड़ा आंदोलन शुरू करेगी। जो नौजवान नवयुवतियां अपने कैरियर के लिए 8-8 घंटे से लेकर 15 घंटे तक पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि वो किसी बड़ी परीक्षा को पास करें, आज उनके सपनों के साथ छलावा हो रहा है। पूंजीपतियों के बच्चे और हाकम सिंह जैसे लोग उनके हकों को छीनने के लिए रणनीतियां तैयार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे देश में व्यापम के बाद लगातार इस तरीके के घोटाले करने शुरू किए। उत्तराखंड में इसकी वानगी के रूप में आप देखें, SSC भर्ती घोटाला और पटवारी पेपर लीक बहुत बड़े घोटाले थे, जिसमें छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, उनके हकों को छीनने का काम किया। आज यूजीसी के नीट और NEET के पे को सरकार ने निरस्त किया है और दूसरा अभी तक निरस्त। 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी का पूरा तंत्र चुनाव जीतने के गुड़ा भाग में लगा हुआ है। दोनों ही विधानसभाओं में बीजेपी किन चुनावी समीकरणों पर काम कर रही है और मौजूदा स्थिति दोनों विधानसभा सीटों पर बीजेपी की कैसी है, इन्हीं तमाम विषयों को लेकर HNN 24/7 ने जो है यहाँ पर ज्योति प्रसाद गेरोला से खास बातचीत की। मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया भी संपन्न हो चुकी है। अब भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्रयास है, हालांकि
बद्रीनाथ सीट पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में है, लेकिन मंगलौर एक ऐसी सीट है जो भारतीय जनता पार्टी अभी तक जीत नहीं पाई है और यहाँ पर मुकाबला रोचक और कड़ा माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और इन तमाम राजनीतिक उठापटक के प्रदेश के स्तर पर अगर हम कहें तो चाणक्य माने जाने वाले ज्योति प्रसाद गहलोत जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे समझने का प्रयास करते हैं। सर, बद्रीनाथ सीट तो ठीक है, लग रहा है कि आपकी जोड़ी में आ जाएगा, लेकिन मंगलौर सीट पर बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि इस लोकसभा चुनाव में ही करीब 23,000 अधिक मतों से कांग्रेस आगे रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रत्याशियों के द्वारा नामांकन दाखिल हो चुके हैं। दोनों ही नामांकन भव्य रूप से हुए हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी की मौजूदगी में, प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की मौजूदगी में और वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में यह नामांकन के भव्य कार्यक्रम संपन्न हुए हैं। जहाँ मेहनत का विषय है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता स्वाभाविक रूप से मेहनती कार्यकर्ता है। हर चुनौती हमारे लिए एक अवसर के रूप में रहती है। पर हमारी परंपरागत सीट नहीं है, वहाँ के कुछ स्थानीय समीकरण हैं, लेकिन हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत बढ़ा है और मुझे पूरा विश्वास है स्थानीय कार्यकर्ताओं के संघर्ष के बूते पर, स्थानीय स्तर पर अपनाई जाने वाली रणनीति के आधार पर हम उस चुनाव में भी अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। लेकिन गहलोत जी, अगर अभी हाल ही में हुई 2 दिवसीय समीक्षा बैठक की अगर बात करें तो ये जो विस्तारक वहाँ पे रहे हैं हरिद्वार या फिर जो विधानसभा वाइज जो विस्तारक थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में क्या, और वहाँ के जो बूथ अध्यक्ष हैं, पन्ना प्रमुख, वो क्या कहते हैं मंगलौर सीट पर कि आखिर में बीजेपी के फेवर में वहाँ पे क्यों नहीं मतदान हो पा रहा है? नहीं, मैंने कहा ना कि हम एक नई रणनीति के साथ मंगलौर चुनाव लड़ रहे हैं। मैंने कहा ये हमारे लिए एक चुनौती भी है, हमारी परंपरागत सीट नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ताओं की नीति हम अपनाने वाले हैं। हम बूथ स्तर पर क्या रणनीति अपनाएंगे, शक्ति केंद्रों में क्या करेंगे, मंडलों में क्या करेंगे, स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ता का डिप्लॉयमेंट कैसे करेंगे, उन सब बातों के आधार पर मैं ये बात विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हम एक अच्छा रिजल्ट मंगलौर में देने वाले हैं। लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे बयान आए जो मुस्लिम पक्ष को लेकर बड़े नेताओं के द्वारा दिए गए, ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाले लोग और तमाम संपत्ति लेकर एक खास वर्ग को दे दिया जाएगा। ये तमाम ऐसे बयान हैं जिनसे जो मुस्लिम समुदाय है जिसने उन्होंने भी सुना है इन बयानों को। क्या इन बयानों का खामियाजा तो नहीं भुगतना पड़ेगा, या फिर इन बयानों बाजू मतलब जो बाजी हुई है इसका डैमेज कंट्रोल कैसे करेगी इस चुनाव में बीजेपी? भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास के एजेंडे पे काम करती है, विकास के एजेंडे के आधार पर ही राजनीति करती है और मुझे पूरा विश्वास है नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में और में जिस प्रकार से विकास का जो मॉडल हमने अपनाया है, उसमें विभिन्न प्रकार के गरीब कल्याण के, जन कल्याण के जो विकास कार्य हैं, उसमें बहुत बड़ी संख्या में चाहे मुस्लिम समुदाय हो, चाहे हिंदू समुदाय हो, चाहे दलित समुदाय हो, सबकी भागीदारी बहुत गहरे तरीके से है, उन सब लोगों तक लाभ पहुंचा है। अब विषय यह है कि उन लाभों के आधार पर जो नए लाभ हैं, आज अगर हम 5 लाख का मेडिकल कवर दे पा रहे हैं, आज अगर हम जनधन खाता खुला पा रहे हैं, किसानों के सम्मान की निधि हम लगातार दे पा रहे हैं, गरीबों को हम लगातार राशन दे पा रहे हैं, अब भारतीय जनता पार्टी का मैसेज इन सब कामों को लेकर, इन सब सरकारों के कामों के मैसेज को लेकर और बेहतर तरीके से हम मतदाता तक जाएंगे और मतदाता को कन्विंस करेंगे कि आपके लिए उपयोगी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यह उपयोगी प्रत्याशी है, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगा। हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में विधायक रहे करतार सिंह भड़ाना, मुकाबला मुख्य काजी निजामुद्दीन से होगा, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। काजी निजामुद्दीन बहुत मजबूत पकड़ है वहाँ पर क्षेत्र में उनकी। आखिर किन फैक्टर्स को, किन वजहों को अगर देखें तो जनता को बीजेपी को वोट देना चाहिए, ये भी तो आपको जनता को बताना होगा। हाँ, निश्चित तौर पर कई बार विधायक रहने के बाद काजी निजामुद्दीन की उस विधानसभा में बहुत भयंकर एंटी इनकम्बेंसी भी है। जो अपेक्षाएं मंगलौर की जनता ने काजी निजामुद्दीन से की, वह शायद पूरी नहीं हुई, उन अपेक्षाओं पर वो खरा नहीं उतरे। इसलिए स्थानीय स्तर पर कांग्रेस के प्रत्याशी के बारे में भी बहुत भयंकर अंतर्विरोध है,
बहुत ज़्यादा गुस्सा है और वो गुस्सा भी कहीं ना कहीं मतदाताओं के मन में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने को प्रेरित करेगा। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी एक बेहतर परिणाम वहाँ देंगे। मुस्लिम मतदाता करीब 45% के आसपास वहाँ है, 50 के आसपास जो है जाट मतदाता भी हैं। ये दोनों मतदाताओं को कैसे साधेंगे, कौन सा फैक्टर अपनाएंगे आप लोग? मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी प्रादेशिक स्तर पर और भारतीय जनता पार्टी स्थानीय स्तर पर एक रणनीति के तहत काम कर रही है। तो विभिन्न वर्गों की जो वहाँ पे संख्या है, उन वर्गों के हिसाब से वहाँ पे स्थानीय कार्यकर्ताओं का, स्थानीय नेताओं का और उसी प्रकार से स्टार प्रचारकों का भी डिप्लॉयमेंट करेंगे और वो लोग जाकर अपने अपने समाज के लोगों पे जाके उन भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों को, भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों को बताने का प्रयास करेंगे और मुझे लगता है कि वो इस प्रयास में सफल होंगे और जब प्रयास सफल होते हैं तो फिर जीत के रूप में परिणित होते हैं। अच्छा गरवला सर, बूथों की क्या स्थिति है वहाँ पर? आज आपके बूथ अध्यक्ष वगैरह से क्या रिपोर्ट मिल रही है, वहाँ पर क्या स्थिति है? इंटरनल सर्वे भी आप लोगों ने कराया होगा कुछ? नहीं, हमने नए सूचना हमने शुरू की है। नए सिरे से हम बूथों पर कार्यकर्ताओं को डिप्लॉयड कर रहे हैं और नए सिरे से एक नई रणनीति के हिसाब से हम काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कार्यकर्ताओं में बहुत अधिक उत्साह है, समाज के सभी वर्गों में उत्साह है और मंगलौर विधानसभा को वो उत्तराखंड के विकास के साथ जोड़ना चाहते हैं। मंगलौर के लोग नरेंद्र भाई मोदी जी के विकास के मॉडल के साथ अपने को जोड़ना चाहते हैं। मुझे लगता है मंगलौर के लोगों को शायद अब यह विश्वास हो गया है कि मंगलौर का विकास केवल और केवल नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में संभव है। मंगलौर का विकास केवल और केवल पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में संभव है। इसीलिए अब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान होने की प्रेरणा उन लोगों के अंदर जागृत हुई है और ये एक अच्छा शुभ संकेत है और यह शुभ संकेत ही भारतीय जनता पार्टी को जीत की ओर आगे बढ़ाएगा। ऐसे कौन से विकास कार्य हैं मंगलौर विधानसभा में जो आपको लगता है कि नहीं हुए हैं, वहाँ पर जनता वंचित है उनसे? बहुत सारे विकास कार्य ऐसे हैं जिनको स्थानीय स्तर पर जब तक वो सीट बसपा के पास रही, पहले वो काजी जी के पास रही कांग्रेस के विधायक के रूप में, मुझे लगता है वो डिलीवर नहीं कर पाए। तो इस कारण से अब मंगलौर का इतने लंबे समय के बाद यह विश्वास वहाँ पैदा हो रहा है कि आखिर हमको किसके साथ जाना चाहिए। अब उन्होंने विकास के रास्ते पे जाने की सोची है, तो इसलिए अब उस कमी को वो पूरा करेंगे क्योंकि हमने करके दिखाया है। हमने करके दिखाया जो 5 लाख का मेडिकल कवर एक गरीब आदमी के लिए अगर हम धारचूला में दे रहे हैं, अगर हम बद्रीनाथ में दे रहे हैं, तो वही मेडिकल कवर हम मंगलौर के लोगों के लिए भी दे रहे हैं। वही विकास के क्रम, विकास की परिभाषाएं मंगलौर के लिए भी उतनी हैं जितनी बाकी प्रदेश के हिस्सों के लिए। इसलिए अब मंगलौर के मतदाताओं ने अपना मन बनाना शुरू कर दिया। अच्छा, एक अगर नज़र डालें बद्रीनाथ विधानसभा की तो उपचुनाव वहाँ पे भी है। राजेंद्र भंडारी को आपने प्रत्याशी बनाया है, कांग्रेस के सिंबल पे चुनाव लड़े, जीत कराए, इस्तीफा दे दिया विधायकी से, पार्टी छोड़ दी। आपको लगता है कि ये फैक्टर कहीं ऐसा तो नहीं कि जनता नाराज़ है उनसे, कि जनता के ऊपर दोबारा चुनाव थोपने का काम राजेंद्र भंडारी ने किया, या फिर जनता बीजेपी में आने के बाद भी उन्हें उन पर विश्वास करेगी? नाराज़गी तो नहीं है जनता के भीतर? वहाँ का जो इंटरनल सर्वे है क्या कहता है? देखिए, राजेंद्र भंडारी जी ने किन परिस्थितियों में इस्तीफा दिया ये समझने की आवश्यकता है। राजेंद्र भंडारी जी ने कांग्रेस को छोड़ा, अपनी विधायकी छोड़ी और केवल बद्रीनाथ के विकास के लिए, ताकि मैं राजेंद्र भंडारी बद्रीनाथ के विकास के लिए नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ, पुष्कर सिंह धामी जी के साथ चलकर बद्रीनाथ में विकास की नई परियोजनाएं लाने का काम करूं, बद्रीनाथ के लोगों को अधिक से अधिक विकास देने का काम करूं। इस धारणा के साथ, इस विश्वास के साथ, इस भरोसे के साथ राजेंद्र भंडारी जी ने भाजपा में शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी के विचारों से प्रभावित होकर, भारतीय जनता पार्टी के विकास की परिभाषा से प्रभावित होकर। इसलिए निश्चित तौर पर लोगों में
जब विकास की भूख है, विकास को लोग चाहते हैं, इसीलिए वो राजेंद्र भंडारी जी के प्रति लोगों का मन विधायक बनाने का है, जनप्रतिनिधि बनाने का है, कहीं कोई आक्रोश नहीं है। अच्छा, मेरा अंतिम सवाल गैरोला जी ये होगा कि जो राजेंद्र भंडारी पानी पी पी के भारतीय, उनकी सोशल मीडिया पे क्लिपिंग्स इतनी वायरल हुई हैं, अभी भी पड़ी हुई हैं। वो कहते थे बोली लगती है भारतीय जनता पार्टी में, ऐसी बातें करते थे और कुछ ही दिनों में वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल। ये जो बयान उन्होंने दिए हैं, अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि किस मुंह से भारतीय जनता पार्टी के लोग राजेंद्र भंडारी के पक्ष में प्रचार प्रसार करेंगे? उनके पैर कांपने लगेंगे जनता के बीच जाके। देखो, जो भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का जो विचार है वो व्यक्ति निर्माण का विचार है। भारतीय जनता पार्टी का विचार समाज निर्माण का विचार है। और मैं तो इस धारणा का आदमी हूँ, जब जागे तब सवेरा। जब व्यक्ति को अपने अंदर अनुभूति हो जाए, जब विश्वास हो जाए कि अब मुझे यात्रा के क्रम को बदलना चाहिए, जब विश्वास हो जाए कि मुझे अब एक नई राजनीति के साथ चीज़ों की शुरुआत करनी चाहिए, तो ये एक सुधारात्मक विषय है। व्यक्ति के जीवन में, चाहे वो सामाजिक हो चाहे व्यक्ति के जीवन में निरंतर नित नए सुधारों के साथ जीवन आगे बढ़ता है। उसी क्रम के तहत राजेंद्र भंडारी जी की भी जो ये नई यात्रा है, ये जो नई यात्रा में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं, यह बद्रीनाथ के विकास के लिए, बद्रीनाथ के जीवन के लिए, उसके भविष्य के लिए एक शुभ संकेत है। तो मुझे लगता है पीछे क्या कहा, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि अब वो क्या कह रहे हैं। अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ एक कर्मठ सिपाही के रूप में अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद ज्योति प्रसाद गैरोला जी, हमको समय देने के लिए। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ज्योति प्रसाद गैरोला जी से। हालांकि गैरोला जी ने इस चीज़ को माना है कि मुकाबला कड़ा ना हो तो मज़ा नहीं आता, लेकिन निश्चित तौर पर आश्वस्त भी हैं कि ये जिस तरह से जीत का विजय रथ जो है भारतीय जनता पार्टी का चलता जा रहा है, उसमें इन दो उपचुनाव को भी, इन किले को भी भारतीय जनता पार्टी बहुत ही आसानी से भेद लेगी। SN24 के लिए अपने कैमरा पर्सन अनिमेश सजवान के साथ मैं रोहित विक्रम सिंह।